हेवांशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। कहीं ना कहीं मेंग्याओ की सारी बातें विंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर चुकी थी, क्योंकि मेंग्याओ की हर एक बात सच थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात लास्ट में मेंग्याओ ने कही थी, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में विंग की और युआन की लाइफ की सच्चाई हो सकती थी। सच था, वांग जी युआन की नजर में गलत नहीं था, तो युआन कभी भी वांग जी को गलत नहीं मानता। युआन के सामने वांग जी एक परफेक्ट कल्टीवेटर, एक अच्छा इंसान और काइंड, जेंटल, फादरली फिगर था। तो अगर फ्यूचर में युआन को सच्चाई पता चलती खुद के बर्थ की, खुद की आइडेंटिटी की, तो ऑब्वियसली उसने लाइफ में जितना भी डिस्कम्फर्ट सफर किया था वो उन सब के लिए विंग को ब्लेम करता। मेंग्याओ जो अपनी बात खत्म करके जा चुका था, वही विंग अपनी डीप थिंकिंग में था। तभी उसे किसी का हाथ अपने शोल्डर पर फील हुआ और विंग, जिसने तुरंत साइड में शुयांग की तरफ देखा, वही उसके दूसरी साइड में शाओ शिनचैन आ चुका था। शुयांग और शाओ शिनचैन जिन्होंने विंग को सेम बात के बारे में सोचने के लिए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंग्याओ की बातों में पॉइंट था। विंग जिसने कुछ देर तक शुयांग और शाओ शिनचैन से इसी बारे में बात की, उन तीनों ने अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था, पर कहीं ना कहीं ये डिसीजन आज भी पूरी तरीके से विंग पर ही डिपेंडेंट था, क्योंकि क्लियरली ये डिसीजन बहुत हार्ड था, स्पेशली विंग के लिए। शुयांग, शाओ शिनचैन बस विंग को समझा सकते थे, उसे कंसोल कर सकते थे, उसका साथ दे सकते थे, पर जो कुछ भी सफर किया था या आगे भी जो कुछ भी होने वाला था, वो सब विंग को देखना था। विंग जो कुछ देर तक बात करने के बाद वहां से अकेला निकल चुका था, शुयांग शाओ शिनचैन को ये बोल के कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। शुयांग, शाओ शिनचैन भी इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने विंग को अकेला छोड़ना ही सही समझा। विंग जो जिंगशी की तरफ जा चुका था, ये रास्ता 6 साल पहले की तरह ही तो है, कुछ भी ज्यादा बदला नहीं है, लगभग सब सरीका ही है। बस फिलहाल इस पे चलने वाला इंसान बदल चुका है, अंदर की फीलिंग्स बदल चुकी है। जब फर्स्ट टाइम उसने इस रास्ते पर कदम रखा था, तब वो डरा हुआ था, परेशान था, पर कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट थी, दिल के किसी एक छोटे से कोने में ही सही एक उम्मीद थी कि अब उसकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। अब उसकी लाइफ में भी कोई है जो उसका सपोर्ट करेगा, उसे प्यार करेगा, उसे हक देगा। बहुत ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं थी विंग की, बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता था वो। ठीक है, नहीं प्यार तो सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहता था उस रूम में। ठीक है, नहीं हक तो सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट। ठीक है, नहीं केयर तो बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। पर सब कुछ बिल्कुल अपोज मिला उसे। बहुत ज्यादा हर्ट हो गया वो, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गया, इंसल्ट हो गया, बहुत ज्यादा टूट गया वो। हक तो उसे नहीं मिला, पर बची कुची आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसने खो दी। शायद वो लास्ट पॉइंट था विंग का सहने का, जो उस वक्त टूट गया। उसका सब्र टूट गया, उम्मीद टूट गई, उसके बच्चे के आखिरी सांस के साथ उसके अंदर का वो मासूम ओमेगा खत्म हो गया। और देखो आज विंग एग्जैक्टली क्या बन चुका है। इतने सालों में वो एक बात तो समझ चुका है, अच्छे लोगों का इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन। पर देखो आज वो बुरा बन चुका है, आज उसे किसी की फिक्र नहीं है, आज वो अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, दुनिया से दूर रहना चाहता है। पर आज उसे वो मिल रहा है जो एग्जैक्टली 6 साल पहले विंग चाहता था। आज विंग इन लोगों के पीछे नहीं, ये सब लोग विंग के पीछे भाग रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई, दुनिया प्यार से नहीं जरूरत से चलती है। आज इन सब लोगों को विंग की जरूरत है, इसीलिए ये लोग विंग के सामने झुक रहे हैं। तब वो भी मजबूर था, पर उसकी मजबूरी किसी ने नहीं देखी। तब वो भी डरा हुआ था, पर उसका डर किसी ने नहीं देखा। 7 साल पहले मैडम यू के हाथ से बहुत टॉर्चर हो चुका था विंग। वेडिंग उसे भी नहीं करनी थी, पर मैडम यू ने उसे बहुत मारा था। तब तक मारा था जब तक विंग की सांसें टूटने को नहीं थी, उसे भूखा रखा था। मकसद सिर्फ एक था, विंग कैसे भी करके इस वेडिंग के लिए हाँ बोल दे। जियांग फैमिली में विंग एक अडॉप्टेड चाइल्ड था,
जिसे मैडम यू ने कभी पसंद नहीं किया। रीजन सिंपल था, फेंग मियान उसे रास्ते से उठा के लाए थे। वो एक रॉ कल्टीवेटर का बेटा था जिसे फेंग मियान ने अपना लिया, पर मैडम यू कभी अपना नहीं पाई। उन्हें मंजूर नहीं था कि उनके दोनों बेटों के साथ विंग का नाम भी इंक्लूड हो। इवन उन्होंने तो विंग को कभी ये परमिशन तक नहीं दी कि वो जियांग नाम यूज कर सके, और विंग ने भी कभी नाम यूज नहीं किया। उसने हमेशा अपना वे नाम ही यूज किया। उसे भी जियांग्स की जरूरत नहीं थी। जीता वो तब भी था जब वो स्ट्रीट पर था, तब भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल था, और जब फेंग मियान ने उसे अडॉप्ट करके जियांग क्लैन में लाया तब भी स्ट्रगल उसकी लाइफ में था। इवन तब सबसे ज्यादा विंग ने सफर किया। उसके ब्रदर सिस्टर का प्यार उसे कभी नहीं मिला। यानली और जियांग चैंग ने भी कभी उसे अपने ब्रदर की तरह ट्रीट नहीं किया। और मैडम यू, उन्होंने तो उसकी लाइफ को हेल बनाने में कोई भी कमी नहीं रखी थी। वेडिंग भी उन्हें सिर्फ इसलिए करवानी थी लैन क्लैन में विंग की, क्योंकि ऑलरेडी उनके अल्फा सन की वेडिंग हो चुकी थी। और रही बात उनके ओमेगा चाइल्ड यानली की, तो हाँ, उसकी भी वेडिंग हो चुकी थी। अब बचा था सिर्फ विंग। लैन क्लैन में वैसे तो विंग का रिश्ता मैडम यू नहीं कराना चाहती थी, पर जब उन्हें पता चला था कि लैन वांगजी इस वेडिंग के लिए अग्री नहीं कर रहा, तब जाकर कहीं उन्होंने विंग को मजबूर किया था इस वेडिंग के लिए, क्योंकि वो जानती थी वांगजी रूड है, बहुत कोल्ड है। अगर कोई बात उसके मुताबिक नहीं हुई तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। और एग्जैक्टली यही तो चाहती थी मैडम यू, विंग की लाइफ डिस्ट्रॉय करना। एक तरीके से एक बेनिफिट था कि अगर ये वेडिंग हो जाती तो जियांग्स और लैंस के रिलेशनशिप ठीक हो जाते और बहुत सारे बेनिफिट्स जियांग को मिलने वाले थे। इसीलिए वेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। वही मैडम यू के लिए सेकंड बेनिफिट ये था कि विंग की लाइफ यहाँ हेल्प करने के लिए खुद उसका अल्फा ही था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर विंग रेडी हुआ वेडिंग के लिए। बहुत पेन था उसकी बॉडी में, बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला था, खुद को रेडी किया था और वांगजी के साथ वेडिंग की। वांगजी के बिहेव से समझ वो भी चुका था कि वांगजी को ये वेडिंग मंजूर नहीं है। बस एक फर्क था दोनों की सिचुएशन में, जहाँ एक तरफ विंग को मार के टॉर्चर करके इस वेडिंग के लिए मनाया गया था, वही शायद वांगजी को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया होगा, या शायद फैमिली से प्रेशराइज हुआ होगा वांगजी, जिस वजह से वो वेडिंग में खड़ा था। इवन उनका वेडिंग किस भी वांगजी ने विंग के हाथ पर किया था, और विंग को इन सब चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। उसकी बॉडी में बेशुमार दर्द था, तो उसे उस दर्द से ही फाइट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। कहा वो इन सारी बातों के बारे में देखता, सोचता, समझता। उसने वांगजी का बिहेव समझना तो तब स्टार्ट किया था जब सारे रिचुअल्स के बाद फाइनली वो दोनों कैरेज में थे। वांगजी जिस तरीके से विंग से दूरी बना रहा था, उसे इग्नोर कर रहा था, उस बात से विंग थोड़ा तो समझ चुका था, पर उसने भी उन सारी बातों को इग्नोर ही किया। गुसू में बहुत अच्छे से उसका वेलकम हुआ और उसे आज भी याद है, इसी रास्ते से वो जिंगशी की तरफ बढ़ा था, कुछ सर्वेंट्स के साथ जो उसे टीज कर रही थी। विंग जो फिलहाल अपनी पास्ट की यादों में खोया हुआ था, उसने उस जिंगशी के डोर पर हाथ रख के उसे ओपन किया। सब कुछ सिमिलर ही था, बिल्कुल पहले की तरह। बस एक फर्क था, उस रात ये रूम रेड थीम में डेकोरेटेड था, वेडिंग नाइट की वाइब्स दे रहा था। डर, हेजिटेशन के साथ उस वक्त विंग ने इस रूम में एंटर किया। सर्वेंट्स ने उसे बेड पर बिठाया था। फेस वेल से कवर था और दिल वो डर से कवर था। करीबन 4 घंटे तक उसने वांगजी का इसी रूम में इंतजार किया था, पर वांगजी नहीं आया। बहुत लेट आया था वांगजी। विंग को आज भी अच्छे से याद है वो आवाज जो बहुत जोर की थी। वांगजी ने वो डोर बहुत जोर से ओपन किया था और उतनी ही गुस्से से लगाया भी था। विंग जिसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, पूरी बॉडी वेट थी, आधी ब्लड से और आधी स्वेट से। वांगजी डायरेक्टली उसके सामने आकर बैठ चुका था। बहुत नर्वस था विंग, खुद को समेट रहा था वो, पता नहीं क्यों, पर सामने बैठे अल्फा से वेडिंग होने के बावजूद भी उसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। नर्वसनेस से ज्यादा उसे डर लग रहा था,
क्योंकि वांग जी की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बहुत हार्शली वांग जी ने उस वेल को विंग के फेस से हटाकर दूर फेंका था, जिससे विंग को बहुत दर्द भी हुआ था क्योंकि वो वेल अच्छे से सेट की गई थी। तो जब वो खींची गई तो उसके कुछ हेयर्स भी खींचे गए। डर चुका था विंग, खुद को पीछे कर रहा था। इतनी तक हिम्मत नहीं थी उसमें कि वो नजर उठाकर वांग जी की तरफ देख भी ले। उसने पहली बार वांग जी को तब देखा जब वांग जी ने हार्शली उसकी चिन को पकड़ा और उसके फेस को ऊपर किया था। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग ने वांग जी का वो हैंडसम फेस देखा था जो बिल्कुल कोल्ड था, जिस पर बहुत सारा गुस्सा था। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट लग रहा था वांग जी। उनका वो फर्स्ट आई कांटेक्ट था, फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। हाँ, क्योंकि इससे पहले विंग ने सिर्फ वांग जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुनी थी। देखा विंग ने वांग जी को कभी नहीं था, ना शायद वांग जी ने विंग को देखा था। डायरेक्टली वेडिंग हो चुकी थी उनकी और ये फर्स्ट उनका डायरेक्ट मीटअप था। वांग जी की आंखों में जहाँ गुस्सा था वही विंग की आंखों में डर और मासूमियत थी। कुछ देर तक वांग जी ने विंग को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया, उसकी फेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा था और दूसरे ही पल वांग जी ने विंग को बिना सोचे समझे डायरेक्टली स्लैप किया था। हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ भी सॉफ्टली नहीं था। विंग को आज भी याद है वांग जी की आंखों में खुद को लेकर वो नफरत, वो गुस्सा। और बाद में वांग जी ने जब विंग के क्लोथ्स को हार्शली खींच के फाड़ के उसकी बॉडी से अलग किया था और जिस तरीके से वो विंग की बॉडी को देख रहा था, बस उसकी नजरों में बहुत सारा लस्ट था। वो किसी वाइफ की तरह नहीं, किसी स्लर्ट की तरह विंग की तरफ देख रहा था। कोई कंफर्ट नहीं, एक वर्ड नहीं, ना कोई रिस्पेक्ट और मर्जी उसकी तो बात भी नहीं थी। कैसे भूल सकता है विंग उस रात को जिस रात से उसका हेल स्टार्ट हुआ था। विंग की बैक पर सीढ़ियां के निशान थे, उसकी फ्रंट बॉडी पर मैडम यू ने हर्ट नहीं किया था, जिस वजह से उसकी फ्रंट बॉडी बिल्कुल वैसे थी जैसे वांग जी चाहता था। एटलीस्ट उसकी नीड्स को, उसकी लस्ट को वो फुलफिल कर सकती थी। तो वांग जी ने एग्जैक्टली वैसा ही किया था। डायरेक्टली वो विंग पर हावी हो चुका था। बहुत अग्रेसिव था वांग जी और विंग हेल्पलेसली उसके नीचे लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज सिर्फ उसकी बॉडी में नहीं बल्कि उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब कुछ टूट चुका था। जो वांग जी वेडिंग नाइट पर अपने ओमेगा की रिस्पेक्ट नहीं कर सका, उसे कंफर्टिंग एक वर्ड नहीं बोल सका। ठीक है, अगर उसे विंग से ये सब कुछ चाहिए ही था तो विंग ने भी एज ओमेगा एक्सेप्ट कर लिया था अपने फेथ को। उसने मान लिया था वांग जी को अपना अल्फा, तो वो वांग जी को मना तो नहीं करने वाला था। इवन उसने एक बार भी वांग जी को रेजिस्ट नहीं किया। वांग जी का हक था उसके करीब आने का, उसने वो हक वांग जी को दिया। नहीं रोका उसने वांग जी को, ना चाहते हुए भी वो वांग जी के साथ इंक्लूड हुआ। बिल्कुल शांत था विंग, क्योंकि उस वक्त उसकी लास्ट होप भी टूट चुकी थी। एक पीसफुल लाइफ का वो खूबसूरत सपना उस रात वांग जी ने इसी बेड पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वांग जी को सिर्फ विंग की बॉडी चाहिए थी। रात भर वांग जी ने विंग को बहुत टॉर्चर किया था। पूरी बॉडी पर वांग जी के टीथ के मार्क्स थे। विंग के लिप्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। इवन विंग जब रोकने के लिए अपना मुंह खोल रहा था तब वांग जी बिना सोचे समझे उसे स्लैप कर रहा था। विंग तब एग्जैक्टली ये तक नहीं समझ पा रहा था कि वो एग्जैक्टली है कौन, वांग जी की वाइफ, उसका ओमेगा, या फिर सिर्फ एक स्लर्ट जो वांग जी की नीड्स के लिए यहाँ लाई गई है। या शायद उससे भी गिरा हुआ लेवल है विंग का, क्योंकि शायद उन लोगों के साथ भी एक अल्फा जेंटल बिहेव करता है। वांग जी के अंदर जेंटलनेस का कोई भी अंश विंग को नजर नहीं आ रहा था। बस गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, और हाँ, शायद वांग जी का अल्फा ईगो सेटिस्फाइड हो रहा था। उसकी नीड्स कंप्लीट हो रही थी तो वो बस विंग को यूज कर रहा था। बहुत चीखा था विंग, बहुत चिल्लाया था। वांग जी के सामने बेग कर रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे। पर जब भी वो मना करने के लिए मुंह खोलता था तब उस मुंह को बंद कर दिया जाता, या तो थप्पड़ से या फिर उसे और भी ज्यादा पेन देकर। विंग का फर्स्ट टाइम वांग जी ने वर्स्ट बना के रखा था, और ये टॉर्चर उसकी बॉडी ने कब तक सहा था ये बात तो विंग को पता भी नहीं, इवन आज भी नहीं पता, क्योंकि तब वो अनकॉन्शियस हो चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब वो उठा था, बेशुमार दर्द था उसकी बॉडी में।
एक फिंगर तक उससे मूव नहीं हो रही थी। उसका सो कॉल्ड अल्फा हस्बैंड उसके ऊपर ही सो रहा था, उसे बहुत टाइटली जकड़े हुए था, पूरी तरीके से विंग वांगजी के नीचे दबा था। विंग जिसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। अब बैक की जो वॉर्म्स थी उसमें उसने वांगजी को हटाने की कोशिश की। आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके, पर वांगजी की नींद डिस्टर्ब हुई थी, जिस वजह से सुबह सुबह वांगजी इरिटेट हो चुका था। विंग का आर्म होल्ड करके वांगजी ने रफली उसे पेड़ के नीचे थ्रो कर दिया था और फेस टर्न करके वो फिर से सो चुका था। विंग जो अपनी बैक के बल ही फ्लोर पर गिरा था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके उसने खुद को उस फ्लोर से उठाया। वो बाथरूम में गया, खुद को क्लीन किया और एक इनर रोब पहनकर ही वो बाहर आया था। जब मिरर में उसने खुद की बॉडी को देखा तो बस उसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल थी। मैडम यू ने कहा था उसे वेडिंग से पहले, एक हिंट मिल चुका था उसे कि यह भी उसकी लाइफ हेवन नहीं पर नॉर्मल भी नहीं रहने वाली। हेल उसे यहाँ भी देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली वैसा ही हो चुका था। वेडिंग के बस 6 घंटे कंप्लीट हुए थे और वांगजी ने उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और बस वांगजी के साथ उसने एक रात बिताई है। पर अभी से वो ये सोच रहा है कि बस खत्म कर ले वो खुद को। मैडम यो ने सिर्फ उसकी बैक को हर्ट किया था, वांगजी ने उसे ऑल ओवर तोड़ दिया है। बस उसके फेस को ठीक रखा है उसने, वहां भी स्लैप के मार्क्स है ही और नेक के नीचे की बॉडी फुट देखी तक नहीं जा रही। सॉफ्ट, स्मूथ और मिल्की वाइट बॉडी थी विंग की, जिस पर अब सिर्फ रेड पर्पल मार्क्स, बाइटिंग मार्क्स नजर आ रहे हैं। इन्हें लव बाइट्स भी नहीं कहा जा सकता, ये डायरेक्टली टॉर्चर मार्क्स है। जैसे तैसे खुद को मेडिसिन अप्लाई करके विंग जो अपने क्लोथ्स को पहन रहा था, तभी उसे मिरर में ही वांगजी का रिफ्लेक्शन नजर आया जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, वो भी फुल्ली नेकेड। विंग जिसने जस्ट अपनी नजरें झुका ली और वांगजी जो उसके पास गया, डायरेक्टली विंग के हेयर्स को होल्ड करके वांगजी ने विंग को अपनी तरफ टर्न कर लिया था। विंग जो स्ट्रगल कर रहा था वांगजी के हाथ से अपने हेयर्स को छुड़ाने के लिए, पर जब ये वांगजी ने देखा उसे गुस्सा आ गया। उसने और भी हार्शली विंग को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत करीब था उस वक्त उन दोनों का फेस और वांगजी बिल्कुल उसकी आंखों में देख रहा था। वही विंग उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, उसे बहुत दर्द हो रहा था अपने हेयर्स में। और तब जाकर कहीं विंग ने फर्स्ट टाइम वांगजी की कोल्ड वॉइस सुनी थी, वेलकम टू हेल माय ओमेगा। आज से और इवन कल रात से ही तुम्हारा अल्फा मेक श्योर करेगा कि तुम्हारी लाइफ बहुत पेनफुल, स्ट्रगलफुल और वर्स्ट हो। तुम्हारी ये प्यारी सी आंखें हमेशा रोती रहे, तुम्हारा ये मासूम दिल हमेशा तड़पता रहे, तुम्हारे इस प्यारे से फेस पर मुस्कान कभी ना आए और तुम्हारी ये खूबसूरत बॉडी जो हमेशा मेरे मार्क्स से कवर रहे। वांगजी एक क्रिपी स्माइल के साथ ये सब कुछ विंग से बोल रहा था। वही विंग, उसका दिल तो पूरी तरीके से बिखर चुका था। कल रात की वांगजी की हरकतों ने विंग को ये तो समझा दिया था कि वांगजी से वो कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, पर बच्ची कुची कसर वांगजी के वर्ड्स ने कंप्लीट कर दी थी। विंग जिसने अपनी नजरें झुका ली थी, वही वांगजी, वो वही रुका नहीं था। विंग के करीब जाकर उसने विंग को एक डीप और पैशनेट किस किया, बिल्कुल रफली। देन विंग को खुद से दूर करके उसने विंग को वार्न किया था, इस रूम के अंदर तुम्हारे साथ मैं जो कुछ भी करूंगा, अगर उसकी थोड़ी सी भी खबर मेरी फैमिली या फिर मेरे क्लैन के लोगों को लगी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा भी जेंटली बिहेव करूं और तुम्हें एटलीस्ट अलाउ करूं थोड़ी सुकून की सांसों के लिए, तो मेक श्योर करना कि मेरी इज्जत बाहर खराब ना हो। हर रोज, हर रात को, इवन जब भी मैं चाहूंगा, तुम्हें मेरे लिए अवेलेबल होना होगा। बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं। तुम्हारी इस ब्यूटीफुल बॉडी ने बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट किया है। तुम्हारा अल्फा बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसीलिए एटलीस्ट नॉट वाइफ
या माय ओमेगा, बट मेरी लाइफ में तुम बस इतना ही वैल्यू रखते हो जितना एक स्लर्ट रखती है। तुम एटलीस्ट मेरे नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हो, इसीलिए मैं भी दुनिया के सामने तुमसे अच्छे से बिहेव करूंगा, पर इस रूम में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, एक और बात, मेरे क्लैन के सारे रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है। मुझे ये सुनाई नहीं देना चाहिए कि लान वांगजी गुसु के सेकंड प्रिंस का ओमेगा मैनरलेस है। तुम्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। मेरी फैमिली को अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा और उन्हें ये सब कुछ नहीं पता होना चाहिए। अगर अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम चूके तो उसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत हार्ड मिलेगी, ये बात याद रखना। रही बात तुम्हारे बॉडी पर जो मार्क्स है उनकी, तो इन्हें छुपाना सीख जाओ। वांगजी ने अपनी बात कंप्लीट करके विंग को साइड में थ्रो कर दिया था और वो डायरेक्टली फ्रेश होने जा चुका था। वही विंग, जिसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, उसकी एक नज़र बेड के तरफ भी जा ही चुकी थी, जो पूरी तरीके से मेस था। शीट पर ना सिर्फ उनके फर्स्ट नाइट के मार्क थे, बल्कि बहुत सारा ब्लड था। विंग ने खुद को जैसे तैसे संभाल के खड़ा किया। देन उसने अपने टीयर्स को क्लीन किया था। खुद को वो स्ट्रांग बना रहा था अंदर से ये सब कुछ सहने के लिए। उसने उस शीट को चेंज किया और रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके खुद के क्लोथ्स जो रात को वांगजी ने फाड़ के इधर उधर फेंक दिए थे, वांगजी के क्लोथ्स, वो ज्वेलरी जो पूरे रूम में बिखरी हुई थी, वेडिंग नाइट की वो सारी डेकोरेशन, सब कुछ विंग ने क्लीन किया। अब तक वांगजी भी बाहर आ चुका था। उसने विंग को जस्ट एक लुक देखा और वो उसे इग्नोर कर चुका था। रेडी होकर वांगजी, जिसने विंग का हाथ होल्ड कर लिया था, देन वो विंग को लेकर बाहर गया था, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रिचुअल्स बचे हुए थे। विंग जो खुद को बहुत मुश्किल से खड़े रखे हुए था, वैसे ही उसने सारे रिचुअल्स फॉलो किए। एल्डर्स को ग्रीट किया, उन्हें टी सर्व की, उनसे ब्लेसिंग ली। न्यूली मैरिड कपल की तरह वो सबके सामने रिप्रेजेंट हो रहे थे। इतने दर्द में भी विंग को मुस्कुराना पड़ रहा था। रात को लेकर बहुत सारे सर्वेंट्स, ओमेगास, इवन मेंग्याओ भी उसे छेड़ रहा था। क्या पता था वो इन सबको क्या हुआ है उसके साथ। जब भी वो रात को बिताए गए हर एक पल को याद कर रहा था ना, ब्लश नहीं डरा रहा था उसके फेस पर। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा था वो। फाइनली सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद कुछ देर के लिए उसे रूम में भेजा गया ताकि वो रेस्ट कर ले, पर वो रेस्ट उसकी नसीब में था कहाँ। वांगजी पहुंच चुका था। उसे भी यहाँ फैमिली ने रेस्ट करने के लिए ही भेजा था। ये बोला था कि अपने ओमेगा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को समझो, अपनी वेडिंग लाइफ को स्मूथली स्टार्ट करो। पर वांगजी उसे रूम में आते ही अपना ओमेगा हस्बैंड नहीं नजर आया, बस एक बॉडी नजर आई जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि मेकअप से मार्क कवर थे और फेस तो था ही विंग का ब्यूटीफुल और मासूम। वांगजी ने आते ही साइलेंसिंग स्पेल एक्टिवेट कर दी और फिर से वो विंग के साथ इन्वॉल्व हो चुका था, बिना विंग के दर्द की फिक्र किए। आफ्टरनून को स्टार्ट हुआ ये सब कुछ टॉर्चर इवनिंग को जाकर खत्म हुआ था, वो भी तब जब वांगजी की डोर पर बार बार नॉक हो रहा था। एक सर्वेंट था जो विंग और वांगजी को बुलाने आया था। वांगजी ने ही डोर ओपन किया था, विंग तो उस हालत में था ही नहीं। फिर से उसके वॉर्म से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स इंक्लूड हो चुके थे। उसकी लोअर बॉडी पूरी तरीके से जवाब दे चुकी थी और अब विंग में बिल्कुल ताकत नहीं थी। वांगजी उसके पास आया और उसे रेडी होने के लिए बोल रहा था, पर विंग आइज ब्लर थी उसकी, सामने का विजन तक उसे ठीक से नजर नहीं आ रहा था। आंखों में आंसू, बॉडी में बेशुमार पेन और साथ ही कमजोरी, क्योंकि वेडिंग से पहले भी उसने बहुत थोड़ा सा खाया था। मैडम यू ने तो उसे 2-3 दिन तक नहीं, लगभग 6 दिन शायद भूखा रखा था। उसके बाद वेडिंग में ही उसे कुछ खाने को नसीब हुआ, पर वहां भी वो अपने दर्द के चलते कुछ खा नहीं पाया। रही बात लैन क्लैन की, तो यहाँ का फूड उसे बिल्कुल पसंद नहीं, तो यहाँ भी उसने बहुत कम खाया और उसकी बॉडी, जिसमें खाना तो नहीं जा रहा था पर टॉर्चर भरपूर मिल रहा था, वो अब ये सब कुछ सहने के लिए रेडी ही नहीं थी।
वांगजी बार बार उसे उठा रहा था पर विंग ने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। वो डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो चुका था। वांगजी ने जब ये देखा उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने विंग को एक शीट से ढक दिया और वो खुद बाहर आ चुका था। बाहर उसने सबको बता दिया कि विंग अभी भी रेस्ट कर रहा है। सब ये बात समझते थे क्योंकि ऑब्वियसली वेडिंग अभी हुई है। अपने अल्फा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा होगा तो ओमेगा वीक हो चुका होगा, ये सबकी थिंकिंग थी। तो हाँ, सबने विंग को रेस्ट करने देना ही सही समझा। इवन मेंग्याओ ने वांगजी के हाथ में विंग के लिए एक फूड प्लेट भेजी थी ताकि विंग को वांगजी कुछ खिला दे और बाद में विंग फिर से रेस्ट करे, साथ ही कुछ हर्ब्स भी जिससे विंग की बॉडी ठीक हो जाए। वांगजी जो रूम में आया उसने बिना विंग की फिक्र किए उस प्लेट को बस साइड में रख दिया। एक नजर विंग की तरफ देखा जो अभी भी अनकॉन्शियस था। देन उसने विंग को इग्नोर कर दिया। वो डायरेक्टली अपने साइड में गया बेड पर और उसने देखा कि उस साइड की शीट भी खराब हो चुकी है। उसी शीट को उसने निकाला, विंग की ही बॉडी पर थ्रो कर दिया। आधे बेड पर विंग लेटा हुआ था ना, तो उसने जस्ट शीट हटाई, विंग की बॉडी पर थ्रो कर दी और वो अपनी साइड में सो चुका था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। विंग की आईज लगभग मॉर्निंग में 4 बजे खुली थी। दर्द उसे अभी भी हो रहा था और साथ ही भूख भी लगी थी। उसने जैसे तैसे खुद को उठाया और देखा कि साइड में वांगजी सो रहा है, बिल्कुल आराम से। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और खुद को जैसे तैसे मैनेज करके अपने कदम को फ्लोर पर रखा। विंग ने अब जाकर महसूस किया था कि उसके पैर वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। जैसे तैसे खुद को संभाल के वो वॉशरूम गया, उसने खुद को क्लीन किया, वो बाहर आया। उस शीट को उसने बेड से हटा दिया और बाद में साइड में फूड को देखा था। भूख तो लगी थी उसे, खाना तो था ही। तो हाँ, उसने तभी कुछ थोड़ा बहुत खा लिया। उन हर्ब्स को देखा और उन्हें भी यूज किया, मतलब वो मेडिसिनल सूप था तो उसने उसे पी लिया था। देन वो बेड पर बैठ गया और हेडपॉट से अपने हेड को उसने लगा दिया था कुछ देर रेस्ट के लिए। करीबन 5 बजे डेली रूटीन के हिसाब से वांगजी उठा और उसने विंग की तरफ देखा जो बेड के हेडपॉट से लगे ही सो चुका था। वांगजी जिसने आई रोल की और वो रेडी हुआ, उसने मेडिटेशन किया और बाकी अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट होने के बाद वो विंग के सामने खड़ा था। उसने विंग को बहुत हार्शली जगाया। विंग जो तुरंत उठ गया और उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो गुस्से से विंग को घूर रहा था, आगे बढ़ के उसने विंग की चिन को ग्रैब कर लिया। कहा था ना तुम्हें सारे रूल्स को फॉलो करना है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि लैन क्लैन में मॉर्निंग में 5 बजे ही उठा जाता है। एक ओमेगा बन चुके हो तुम, मेरे हस्बैंड बन चुके हो, तो अपने हस्बैंड की ड्यूटी फुलफिल करो। आज तो मैंने अपने क्लोथ्स खुद से निकाले, बाथटब में वाटर खुद फिल किया, पर कल से ये सब कुछ तुम करोगे। अपने अल्फा की अच्छे तरीके से टेक केयर करो, वरना तुम्हारा अल्फा तुम्हारे टेक केयर में कोई कमी नहीं रखेगा। याद रखना ये बात। वांगजी ने अपनी बात कंप्लीट करके विंग को बहुत हार्शली जैसे थ्रो कर दिया था। विंग जिसने खुद को संभाला, वो उठा, खुद फ्रेश हुआ फिर से। उसने फिर से खुद पे मेडिसिन अप्लाई की और मॉर्निंग रूटीन पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद क्लीनिंग रूम का सब कुछ मेस उसने ठीक किया और वो ब्रेकफास्ट करने जा चुके थे। फिर से वही स्माइली फेस जो बिल्कुल फेक था और तब से ये उसकी रूटीन हो गई। मॉर्निंग में जल्दी उठना, वांगजी के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना, देन जिंगशी की क्लीनिंग करना, बाद में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करना, उसके बाद पूरी फैमिली को सर्व करना, उनके सामने बैठकर एक अच्छे ओमेगा की सारी ड्यूटीज फुलफिल करना, हमेशा स्माइल करते रहना। बिल्कुल परफेक्ट ओमेगा बन चुका था विंग। एक भी गलती नहीं करता था वो, और जिस दिन वो एक भी गलती कर ले वांगजी उसे छोड़ता नहीं था। उसे तब तक बीट करता था जब तक वो बेहोश ना हो जाए। विंग बहुत कोशिश कर रहा था वांगजी की अटेंशन एक पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट करने की। बिल्कुल शांत हो चुका था विंग। पहले भी उसके मुंह में जबान तो थी नहीं। किसी के अपोज बोलना, खुद के लिए स्टैंड लेना या किसी की कंप्लेंट करना, ये सब कुछ उसे तो पहले भी नहीं आता था, क्योंकि वो जानता था कि इन सारी चीज़ों का फायदा ही नहीं है। तो वो चुप ही हो चुका था। लैन क्लैन में भी वो सेम बिहेव करता था। जिंगशी के बाहर वो सबके साथ पोलाइट था, पूरी फैमिली के साथ वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव करता था। सब खुश रहे इस बात का पूरा ख्याल रखता था, एक भी गलती नहीं करता था, सारे रूल्स को फॉलो करता था।
बिल्कुल परफेक्ट ओमेगा की डेफिनेशन। वही जिंगशी के अंदर वांगजी के लिए भी वो देखा जाए तो एक परफेक्ट ओमेगा ही था। जब चाहे वो बेड पर वांगजी के लिए लेट जाता था, वांगजी के सारे काम करता था, जिंगशी का खुद ख्याल रखता था, क्योंकि उसे पता चला था कि वांगजी को पसंद नहीं है कोई उसकी जिंगशी में आए, तो वो सब जिंगशी का काम खुद करता था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी रात को वांगजी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता था। विंग अगर मना करने की कोशिश करे तो वांगजी उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करता था। उसे पूरी तरीके से तोड़ के रखा था वांगजी ने। उसे डराना, धमकाना, उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना, यही विंग की लाइफ हो चुकी थी। लैंग क्लैन के उन वाइट्स रोब में कवर विंग बिल्कुल परफेक्ट ओमेगा था, पर उस वाइट रोब पर ही बहुत सारे दाग भी लग चुके थे। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दिन में एक वक्त ऐसा आ ही जाता था जब उसके कानों तक कुछ बातें पहुंचती थी। एक अडॉप्टेड चाइल्ड गुसू के सेकंड प्रिंस का ओमेगा बन गया। कितनी परफेक्ट लाइफ है ना। एक ऑर्फन लग्जरी एक्सपीरियंस कर रहा है। इसे तो रोड के किनारे होना चाहिए और ये महलों में राज कर रहा है। कौन बताए उन लोगों को कि विंग को उस एक्सपेंसिव लाइफ की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हर रोज सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं, अपने दिल से रोता है विंग। खुद की बॉडी के पेन को वो कैसे मैनेज करता है बस उसे ही पता है। उसकी बॉडी पर कितने मार्क है ये सिर्फ वो जानता है, और वो कभी भी कम नहीं होते, हर रोज बढ़ते ही जाते हैं। जिंदा लाश बन चुका है वो, और वही लाश ये एक्सपेंसिव लाइफ जी रही है। सो कॉल्ड गुसू के सेकंड प्रिंस का टाइटल कैरी कर रही है। फीलिंग्स, इमोशंस, दर्द, दुख, अब उस लाश को कुछ फील ही नहीं होता, बस वो सांसें ले रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए जी रही है ये सो कॉल्ड एक्सपेंसिव लाइफ। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.